नमस्ते। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू पाठशाला 7 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 3 उदारवादी। आज की चर्चा का मकसद उदारवाद के सिद्धांत को समझना है। ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? हम इसकी परिभाषा, इसकी मुख्य बातें और ये समय के साथ कैसे बदला, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। और आखिर में हम इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राजनीतिक विचारधारा आखिर होती क्या है। देखिए, विचारधारा का इस्तेमाल दो तरह से होता है। पहला तो ये कि विचारों का एक समूह है जिसे कोई खास ग्रुप या पार्टी वो बिना सोचे समझे या बिना परखे स्वीकार कर लेती है। अच्छा। और दूसरा होता है विज्ञान की तरह, जहां अलग अलग विचारों की समीक्षा होती है, उन्हें परखा जाता है। तो मतलब उदारवाद भी समाजवाद या फांसीवाद की तरह ही एक राजनीतिक विचारधारा है। बिल्कुल। और उदारवाद की नींव टिकी है व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहनशीलता और सहमति पर। इसका जन्म यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार के बाद हुआ। इसने उस मध्यम वर्ग को आवाज दी जो बाद में पूंजीवादी वर्ग बना। तो हम कह सकते हैं कि उदारवाद का उदय राजतंत्र और जो विशेषाधिकार वाला सिस्टम था, उसके विरोध में हुआ। इसका मुख्य नारा था राजतंत्र से मुक्ति। हाँ, और ये मुक्ति सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मांगी जा रही थी। मतलब बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक, हर तरह की मुक्ति। अच्छा, यहीं पर स्वतंत्रता के दो अलग अलग मतलब सामने आते हैं, है ना? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। बिल्कुल सही। नकारात्मक स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है बाहरी रोक टोक की कमी, खासकर सरकार का हस्तक्षेप ना हो। और सकारात्मक स्वतंत्रता? सकारात्मक स्वतंत्रता का जोर होता है नैतिकता, स्वविकास और आत्म अनुभूति पर। तो किस विचारधारा की दार्शनिक जड़ें कहाँ मिलती हैं? इसकी जड़ें हमें थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के सामाजिक संवेदा सिद्धांत में दिखती हैं। बाद में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे उपयोगितावादी नजरिए से आगे बढ़ाया। और हर्बर्ट स्पेंसर ने भी तो सबसे समर्थ के अस्तित्व वाला सिद्धांत दिया था। हाँ, बिल्कुल। और आर्थिक मोर्चे पर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो जैसे विद्वानों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आधार तैयार किया। एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस ने तो एक नया ही नजरिया पेश कर दिया था। तो उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता ही है। जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, उनके हिसाब से इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? देखिए, लॉक के हिसाब से कुछ मुख्य बातें हैं। पहला कि मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, वो सोच समझ सकता है। दूसरा, व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। सरकार भी नहीं? सरकार भी नहीं, हम्म। क्योंकि नागरिक समाज और राज्य ये सब कृत्रिम संस्थाएं हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि व्यक्ति के हितों की रक्षा हो सके। और ये विचार और अभिव्यक्ति की आजादी को भी बढ़ावा देता है? हाँ, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब नागरिक अधिकार इसी में आते हैं। आपने दो धाराओं का जिक्र किया था, व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद। जी, व्यक्तिवाद जिसके बड़े नाम लॉक और स्मिथ थे, और उपयोगितावाद जिसके समर्थक बेंथम और मिल थे। उपयोगितावाद का मूल मंत्र था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, अब इसके अलग अलग चरणों को समझते हैं। उदारवाद को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जा सकता है, सही है? पुरातन, आधुनिक और नव उदारवाद। हाँ, बिल्कुल। चलिए पुरातन या क्लासिकल उदारवाद से शुरू करते हैं। ये उदारवाद का शुरुआती रूप है। इसे नकारात्मक स्वतंत्रता या अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब सरकार को व्यक्ति के कामों में, खासकर आर्थिक मामलों में, कम से कम दखल देना चाहिए। बिल्कुल। इसके प्रमुख विचारक थे एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम और हर्बर्ट स्पेंसर। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने भले बुरे का सबसे अच्छा निर्णायक खुद होता है। जॉन लॉक भी ये मानते थे कि सरकार का एकमात्र काम नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। हाँ, और इसी विचारधारा ने सामंतवाद को कमजोर किया और एक बाजार आधारित पूंजीवादी समाज को जन्म दिया। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक इस अहस्तक्षेप की नीति के गंभीर परिणाम भी तो सामने आए। औद्योगिक क्रांति के कारण सारा पैसा कुछ ही उद्योगपतियों के हाथों में आ गया और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल सही। और इसी के बाद आधुनिक उदारवाद का उदय हुआ, जिसे हम कल्याणवाद भी कहते हैं। बिल्कुल। टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों का मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के रास्ते में जो बाधाएं हैं, जैसे गरीबी, बीमारी, भेदभाव, उन्हें हटाने के लिए सरकार को एक सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। यहाँ पर जे.एस. मिल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, मिल ने एक बहुत दिलचस्प बात कही।
उन्होंने व्यक्ति के कामों को दो हिस्सों में बांटा, स्वयं से संबंधित कार्य और अन्य से संबंधित कार्य। इसका क्या मतलब हुआ? उनका तर्क था कि जब तक किसी व्यक्ति का काम सिर्फ उसी को प्रभावित कर रहा है, तब तक राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपके काम से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तो समुदाय के हित में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से एक कल्याणकारी राज्य की नींव रख दी। बिल्कुल, एक ऐसा राज्य जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी चीजें मुहैया कराए। लेकिन फिर कहानी यहां भी नहीं रुकी। 1970 के दशक तक आते आते इस कल्याणकारी राज्य की भी अपनी चुनौतियां सामने आने लगी, जैसे आर्थिक मंदी और बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज। हाँ, और इसके जवाब में जन्म हुआ नव उदारवाद का। ये असल में पुरातन उदारवाद का ही एक समकालीन संस्करण है। इसके मुख्य विचारक थे मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक और F.A. हैक। तो ये कल्याणकारी राज्य की आलोचना करता है। बिल्कुल, उनका तर्क है कि कल्याणकारी राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालता है, क्योंकि ये टैक्स के जरिए संसाधनों का जबरदस्ती पुनर्वितरण करता है। तो ये फिर से मुक्त बाजार, प्रतिस्पर्धा और राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। जी हाँ। इसका असली असर हमें कहाँ देखने को मिला? ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर और अमेरिका में रोनाल्ड रेगन की नीतियों में इसका साफ असर दिखा, और 1990 के दशक में भारत ने भी उदारीकरण की नीति अपनाई। तो हमने उदारवाद के तीनों चरण समझ लिए, लेकिन इसकी आलोचना भी तो होती होगी। निश्चित रूप से, और इसकी कुछ मुख्य आलोचनाएं हैं। पहली, इसका बुर्जुआ चरित्र, मतलब ये मूल रूप से पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ही उभरा था। और मार्क्सवादी इसकी आलोचना कैसे करते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं कि ये नागरिक अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन समाज में जो वर्ग असमानता है उसकी अनदेखी कर देता है। और नारीवादी तर्क क्या है? नारीवादी तर्क देते हैं कि इसका जो व्यक्तिवाद है वो पुरुष मानकों पर आधारित है, और ये लैंगिक भेदभाव को एक तरह से वैधता देता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा का सार कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? देखिए, सार ये है कि उदारवाद एक बहुत पुरानी और गतिशील विचारधारा है, जिसका केंद्र हमेशा से व्यक्ति की स्वतंत्रता रहा है। ये अहस्तक्षेप के सिद्धांत से शुरू हुआ, फिर कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ा, और फिर नव उदारवाद के रूप में न्यूनतम राज्य की ओर वापस लौटा। और आज के समय में इसकी क्या स्थिति है? आज कल्याणकारी राज्य की नीतियों की कुछ असफलताएं और जो हाल के वैश्विक आर्थिक संकट हुए हैं, जैसे 2008 का वित्तीय संकट, इन सब ने उदारवाद के सिद्धांत की कमियों पर कई सवाल उठाए हैं। तो इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ये आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करता है। बिल्कुल। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।